नमस्कार। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के इस खंड में आपका स्वागत है। और चूँकि हम लोग पिछले 10 क्लास को पूरा कर चुके हैं, आज हमारा 11वां क्लास है और अब चूँकि हमारा ये चैप्टर भी अंतिम होने वाला है, लास्ट होने वाला है। आपने पिछली 2-3 क्लासों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उसमें से एक अभिक्रिया होती थी उपचयन या ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन कहते थे हम लोग। और उस उपचयन में आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो मतलब उसी उपचयन से जुड़ी हुई कुछ और क्रियाएं हैं जो हमारे पर्यावरण में, हमारे घरों में होते रहती है। उन्हीं क्रियाओं के बारे में हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। और जो दो मुख्य क्रियाएं हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक संक्षारण है कोरोजन और दूसरा विकृत गंधिता रेंसिडिटी। इस दोनों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और दैनिक जीवन से दोनों ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत ही इंटरेस्टेड मुद्दा है कि हम लोग दैनिक जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में इन घटनाओं को अवलोकन करते हैं, इन घटनाओं से चिर परिचित होते रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए, संक्षारण की परिभाषा लिखी गई है, जब धातुओं को लंबे समय तक नमी, अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो उनके ऊपरी सतह पर पतली परत बनने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब होता क्या है कि धातु का मतलब लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, ये सब ढेर सारे धातुएं हैं। इन धातुओं को जो हम लोग खुली वायु में छोड़ देते हैं, किसके संपर्क में? नमी समझ रहे हैं, पानी की मात्रा होनी चाहिए, अम्ल, एसिड और आर्द्रता। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हवा में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसी को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जब नमी, अम्ल और आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में किसी धातु को हम लोग छोड़ देते हैं तो अधिकांश धातुएं क्या होती है, वो धीरे धीरे उपचयन अभिक्रिया करने लगती है। और उपचयन अभिक्रिया करके क्या करती है, उसके ऊपरी सतह पर, धातुओं की ऊपरी सतह पर पतली पतली परत बनने लगती है। धातुओं की ऊपरी सतह पर जो पतली पतली परत बनती है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। और संक्षारण के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। यहां देखिए, लोहा पर भूरे रंग का परत बनना। आप याद कीजिए, लोहे की कोई वस्तु होगी, खुले आसमान में, बाहर में, आंगन में, छत पर कभी छूट गया होगा 2 दिन 4 दिन, और बरसात का मौसम होगा, कहीं नमी मिल गया होगा उसको, तो आपने देखा होगा लोहा के ऊपर हल्का हल्का भूरा रंग का, पीला रंग का परत बन जाता है, जिसको हम लोग अपने सामान्य भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। यह जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगता है, यह भी एक प्रकार का संक्षारण है। और संक्षारण कैसे होता है? तो धातुओं के उपचयन के कारण, धातुओं के ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। तो मतलब ये धातुओं का जो संक्षारण हो रहा है, यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। चांदी पर काले रंग का परत बनना। बहुत लोग चांदी के जो गहना जेवर पहनते होंगे तो देखे होंगे, बहुत दिनों तक उपयोग करने के बाद क्या होता है, उस चांदी के वस्तुओं पर, चांदी के जेवरों पर, या चांदी का कुछ और भी वो मतलब बर्तन, ये सब भी बहुत लोगों के घरों में होता है। बहुत दिन से अगर रखा होगा तो आपने देखा होगा उस चांदी के गहने जेवर पर या वस्तुओं पर काले काले रंग का परत बन जाता है, मटमैला परत बन जाता है। तो यह चांदी पर जो काले रंग का परत बनता है, यह भी संक्षारण का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखें, तांबे या पीतल पर हरे रंग का परत बनना। अब तांबा का बर्तन आपके घर में होगा, पीतल का बर्तन आपके घर में होगा, तो याद कीजिए, उस तांबे या पीतल के बर्तन को बहुत दिनों तक अगर छोड़ देते हैं तो उसके किनारे पर क्या होता है, हरे हरे रंग का परत बन जाता है, जैसे कजली लगता है उस तरह का परत बन जाता है, काई के तरह। तो ये भी एक तरह का संक्षारण है। तो संक्षारण को हम लोग संक्षिप्त में ऐसे समझें कि कुछ धातुएं ऐसी है जिनको अगर आप नमी, अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में छोड़ देते हैं तो धातुओं के ऊपर एक प्रकार की परत बनती है। यह परत कैसे बनती है कि वायु में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के कारण, उस वायु के कारण क्या होता है, उसका उपचयन हो जाता है धातु का, और उपचयन के कारण ऊपर में एक पतली परत बन जाती है धातुओं पर। इसी को हम लोग धातुओं का संक्षारण कहते हैं।
अब संक्षारण निश्चित रूप से जब लोहा पर जंग लगेगा तो जंग लगना तो हानिकारक है, तो निश्चित रूप से जो संक्षारण होता है वह हमारे लिए हानिकारक होता है। लेकिन एक चीज है कि संक्षारण के कारण धातुओं का तत्काल वजन बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे पर जब जंग लगेगा ऊपर से एक नया परत बनेगा तो तत्काल तो वजन बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो परत अपने आप टूट टूट करके बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण हमारा जो धातु है वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए संक्षारण से धातुओं को बचाना भी आवश्यक होता है। तो संक्षारण से देखिए बचाव या सुरक्षा के कुछ उपाय लिखे गए हैं। आप जानते होंगे आपके यहाँ खिड़कियों में लोहे का ग्रिल होगा या दरवाजे पर ग्रिल होगा, गेट में ग्रिल होगा, तो आप याद कीजिए क्या करते हैं, या धातु का और कोई सामान होगा तो हम लोग उसको संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो पहला उपाय लिखा गया है संक्षारण से बचने का, धातुओं के सतह पर पेंट करके। दूसरा उपाय है धातुओं के सतह पर तेल या ग्रीज लगाकर। जो मशीन होता है हमारा, उस मशीन में आपने देखा होगा कई धातु के पार्ट्स होते हैं, उस पर लोग ग्रीज लगाते हैं, जिसको ग्रीस कहते हैं, वो ग्रीज लगाते हैं, या उसमें ऑयल डाला जाता है, तेल डाला जाता है। तेल चूंकि चिकनाहट वाला सतह होता है इसलिए वो नमी को संपर्क में नहीं आने देता है धातु के संपर्क में, जिसके कारण तेल या ग्रीज लगाने से भी संक्षारण से धातु को बचा सकते हैं। और फिर तीसरा उपाय देखिए, धातुओं के सतह पर संक्षारित नहीं होने वाले धातुओं की पतली परत चढ़ाकर। कई बार आपने सुना होगा किसी किसी वस्तु में लोग कहते हैं कि चांदी का पानी चढ़ाया गया है, या फिर और सभी धातुओं का जो कहता पानी चढ़ाना, वो उस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जैसे आपके साइकिल का हैंडल है, वो लोहे का बना होता है, लेकिन उसके ऊपर से स्टेनलेस स्टील की पतली परत चढ़ा दी जाती है, वो चमकता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल्दी संक्षारित नहीं होती है, मतलब जिसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। तो ऐसे धातुओं का भी पतली परत चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, धातु संक्षारित होने से बच जाता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि संक्षारण क्या है, उसका उदाहरण देखा, और फिर संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं को संक्षारण से कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, कुछ उपायों पर भी चर्चा हुई। तो आपने मुख्य रूप से यह समझा कि संक्षारण भी केमिस्ट्री में होने वाली एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रक्रिया पर, जिसका नाम है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। नाम ही है विकृत गंधिता। विकृत मतलब होता है बेकार, टेढ़ा मेढ़ा, खराब, और गंधिता शब्द आया है गंध से। तो ये देखिए विकृत गंधिता क्या है, यह दरअसल खाद्य पदार्थों में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का दोष है, डिमेरिट है। और क्या है, हम लोग परिभाषा देखते हैं, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों, तेल तो आप समझ रहे हैं खाने का तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो, सूर्यमुखी का तेल हो, सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल हो, या जो भी खाने वाला तेल है, जो तेल हम लोग खाते हैं वही तेल हो गया। वसायुक्त खाद्य पदार्थों का मतलब हो गया घी भी, घी भी हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, वह भी वसायुक्त खाद्य पदार्थ है। तो मतलब ये हुआ कि तेल या वसायुक्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, अगर उनको हम लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक रखते हैं, छोड़ देते हैं, तो उपचयन, ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, उसका उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और उस ऑक्सीडेशन के कारण खाद्य पदार्थों में विषैले यौगिकों का निर्माण हो जाता है, जहरीले यौगिकों का निर्माण हो जाता है, पॉइजनस कंपाउंड बन जाता है उस खाद्य पदार्थ में, उपचयन की क्रिया के कारण। और आप जान रहे हैं जहर तो कभी स्वादिष्ट और सुगंधित हो नहीं सकता है। जब जहरीला पदार्थ उस खाद्य पदार्थ में बन जाता है, उस खाद्य पदार्थ का गंध भी खराब हो जाता है और स्वाद भी खराब हो जाता है। वही लिखे हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थों के गंध एवं स्वाद विकृत या खराब हो जाते हैं। विकृत का मतलब हो गया खराब हो जाते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो नाम बड़ा अच्छा रखा गया है विकृत गंधिता, कि तेल या वसा वाले खाद्य पदार्थों को, जैसे हम लोग घर में पूरी, पकवान, मिठाई, ये सब कई बार क्या होता, बनने के बाद लोग कई दिनों तक रख कर खाते हैं उसको। तो ये खाद्य पदार्थ अगर लंबे समय तक रह जाता है, तो जो उसमें तेल या वसा है उसका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के बाद उसमें जहरीला पदार्थ बन जाता है। और उसी जहरीले पदार्थ के कारण वह खाद्य पदार्थ क्या होता है, उसका गंध भी खराब हो जाता है और स्वाद भी खराब हो जाता है। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और कभी कभार अगर हम लोग भूल से ऐसे खाद्य पदार्थों को खा लेते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है।
इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। अगर उसमें से दुर्गंध आ रही है, वो स्वादहीन हो, स्वाद उसका बदल गया है, तो ऐसे खाद्य पदार्थों को एकदम नहीं खाना चाहिए, फेंक देना चाहिए। लेकिन हम लोग इस तरह के खाद्य पदार्थों को रखेंगे कैसे? तो विज्ञान ने कुछ उपाय दिया है इसके लिए। और क्या उपाय है कि इसको रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को हवाबंद डब्बों में रखा जाता है। आपने देखा होगा घर में कई तरह के पकवान जो बनते हैं, उसको लोग बनाने के बाद हवाबंद डब्बा में पैक करके रख देता है, तो वो 8 दिन 10 दिन तक भी सुरक्षित रह जाता है। कुछ सूखी मिठाई होती है, उसको भी बंद डब्बा में अगर आप रख दें तो कई दिनों तक वह सुरक्षित रखा जाता है। और साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ क्या होता है? एंटी मतलब होता है विरोधी, एंटी मतलब विरोधी, ऑक्सीडेंट मतलब हुआ ऑक्सीडेशन का। तो ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, उपचयन नहीं होने देता है। तो तेल या खाद्य पदार्थ वाले जितने भी बाजार से आप सामग्री खरीद कर लाते होंगे, अधिकांश पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिला रहता है। हम आपको एक उदाहरण दिखा सकते हैं। ये रिफाइंड ऑयल है फॉर्चून का, आप लोगों ने खूब इसको देखा होगा, प्रयोग भी करता होगा। इस रिफाइंड ऑयल को आप कभी बोतल आपके हाथ में आएगी तो आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, मतलब इसमें सोयाबीन का तेल तो है ही, साथ में इसमें परमिटेड एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब परमिटेड मतलब जिसका परमिशन सरकार के द्वारा मिला हुआ, वो परमिटेड एंटीऑक्सीडेंट मिला हुआ, क्योंकि ये तेल है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ये तो संयोग से नया पैकिंग है, 11 अप्रैल 2020 को पैकिंग हुआ है और आज मेरे हाथ में है। तो हो सकता है ये 2 महीना 4 महीना घर में रखा भी रह सकता है। तो सोचिए ये तेल है और 4 महीने तक घर में रहेगा, तो इसमें भी फिर विकृत गंधिता का दोष उत्पन्न हो सकता है। उसको रोकने के लिए क्या करती है कंपनी? इसमें कुछ केमिकल मिला देती है, और वो ऐसा केमिकल होता है जो उपचयन को रोकता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। और जब ऑक्सीडेशन रुक जाएगा तो फिर इस खाद्य पदार्थ में विकृत गंधिता का दोष नहीं आएगा, विकृत गंधिता दूर हो जाता है और ये ऐसा खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। वही लिखा गया है, उनमें प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स पदार्थ मिलाए जाते हैं। आपने चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, इस तरह के ढेर सारे नमकीन जो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता होगा आपको खाने में, खूब खाया होगा। जब चिप्स को खरीदते हैं हम लोग तो आपने देखा होगा उनके थैलियों में एक तरह की गैस भरी रहती है, और जैसे आप उन थैली को फोड़ते हैं तो वो गैस गायब हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो आप याद रखिए, वहां जो गैस भरी जाती है कंपनियों के द्वारा, वह भी इसी विकृत गंधिता रेंसिडिटी को रोकने के लिए गैस भरी जाती है। और उसमें जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस मुख्य रूप से रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन अत्यंत कम क्रियाशील है। एक बात। दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन हमारे पर्यावरण में बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा हमारे वायु में 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, तो बड़ा आसानी से उपलब्ध हो जाता है नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन जैसी जो एकदम कम क्रियाशील गैस है, जो किसी पदार्थ से जल्दी रिएक्शन करता ही नहीं है, अभिक्रिया करती ही नहीं है, उसी नाइट्रोजन गैस को उस चिप्स और थैली में जब पैकिंग होने लगता है तो थैली के अंदर से वायु को निकाल लिया जाता है और नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। आप कहेंगे इससे क्या होगा? अगर वायु नहीं निकालेगा तो उस थैली के अंदर ऑक्सीजन, वायु में तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी उस थैली के अंदर पैक हो जाएगा। और जैसे ऑक्सीजन पैक हो जाएगा तो उस चिप्स, कुरकुरे, भुजिया को बनाने में जो तेल या वसा प्रयोग हुआ है, उस तेल या वसा के साथ ऑक्सीजन मिल करके उपचयन कर लेगा, और जैसे उपचयन या ऑक्सीडेशन करेगा तो उस खाद्य पदार्थ में फिर विकृत गंधिता या रेंसिडिटी का दोष उत्पन्न हो जाएगा। और वह खाद्य पदार्थ जब आपके हाथों में कुछ महीने के बाद आएगा तो वह खाने योग्य नहीं होगा, जहरीला रह जाएगा। इसलिए कंपनी इस दोष को रोकने के लिए उस चिप्स, कुरकुरे या भुजिया के थैली में से वायु को निकाल देती है और नाइट्रोजन जैसी एकदम कम क्रियाशील, जो अभिक्रिया करती ही नहीं है, वैसी गैसों को भर देती है, जिसके कारण वो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक विकृत गंधिता के दोष से सुरक्षित रह जाता है। तो अब आप इस कारण को भी समझ गए होंगे। तो ये विकृत गंधिता और संक्षारण दो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में चलते रहता है, और इन क्रियाओं को से हमें क्या फायदा है, इनको कैसे कम किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ उपाय को देखा। तो इस तरह से अब मुझे लग रहा है आप अगर अपनी बुक को देखते होंगे तो आपका जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, अब यह समाप्ति की ओर है।
अगला एक क्लास और मुश्किल से होगा। और एक दो बातें मैं जरूरी बात जो सूचना के लिए आपको बता दूं कि 9th का जो क्लास हमारा चल रहा था उसमें हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, उसका अगले 2 दिनों के बाद टेस्ट होने वाला है। तो अगर कोई 9th का स्टूडेंट आपके जान पहचान में पढ़ रहे होंगे तो उन सबों को आप कहेंगे जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाने के लिए हमारे नंबरों पर फोन करके। नंबर वैसे बहुत लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं नीचे लिख देता हूं। 2 नंबर है 9931737348 और एक नंबर 9905441973। ये 2 नंबर है। आप इन दोनों नंबरों पर फोन करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं तो ये जो 2 नंबर आपके सामने दिख रहा है 9931737348 और 9905441973, इन नंबरों पर फोन करके आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जो 9th का स्टूडेंट होगा उनको भी कहिएगा विलंब जुड़ने के लिए, क्योंकि चैप्टर जैसे लास्ट होगा आपका वैसे अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से इस पर बात करेंगे। तो उस दिन हम लोग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे ये चैप्टर लास्ट होगा बीच में उम्मीद है कि 2 दिनों का ब्रेक मिलेगा आपको रिवीजन के लिए, पूछताछ करने के लिए। आपको जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान हम करेंगे और समाधान करने के लिए आपको सीधे इन व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है। तो आप फोन करके अपने नंबरों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें जो हमारे इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप है, और फिर वहां व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, बात समझ गए होंगे। आप घर में भी जाकर के एनसीईआरटी बुक को खूब बढ़िया से पढ़िए और जो भी समस्या होती है आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्याओं को भेजिए। और फिर बस इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।